हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है 7th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, नए राजा और उनके राज्य। तो ये चैप्टर हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन या हम कहें कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो डिस्कस हम करने जा रहे हैं। तो जो कोई भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देखे ताकि आपको चैप्टर समझ में आ जाए। उसके बाद ये देखे तो आप इजीली इसका सॉल्यूशन खुद कर सकते हैं। तो आइए, हमने देखा था कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं छोटी क्लासेस में क्या है एनसीईआरटी के बीच बीच में भी आता है, तो हम उन पे उस वक्त डिस्कस नहीं करते हैं। तो अब उनको हम जो चैप्टर के अंदर जो कुछ क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो चैप्टर के बाद वाले क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है आपका कि क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? कि अगर उस टाइम में कोई किसी को राजा बनना होता था तो क्षत्रिय बनना इम्पोर्टेंट होता था, हाँ या ना? मतलब इस तरह की मतलब आपको अपने जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो शेयर करने हैं। तो हमारे विचार से उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण नहीं था। कि आप जरूरी नहीं है पैदा के साथ ही क्षत्रिय हों, बाद में भी यज्ञ वगैरह करवा के वो लोग अपने आप को क्षत्रिय बता लेते थे और उसके बाद क्या है वो राजा बन जाते थे। जैसे हमने देखा था ना, तब यज्ञ वगैरह करवाया गया था। तो भारत के कई गैर क्षत्रिय शासक जिन्होंने कदम मयूर शरण, ये हमने अभी लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर टॉपिक डिस्कस किया था उसमें देखा था कि कदम मयूर शरण और गुर्जर प्रतिहार जो हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, ये लोग बर्थ के साथ ही मतलब क्या नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे। मतलब पैदा होने के साथ ही ये क्षत्रिय नहीं थे। इन्होंने यज्ञ करवाया और खुद को क्षत्रिय घोषित किया था। जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया था। कि उनका जो परंपरागत पेशा था, परंपरागत क्या, पंडितों का वही हवन वगैरह करवा के, तो वो सारी चीज़ें छोड़ के उन्होंने शस्त्र को अपना लिया था। और इसके अतिरिक्त कई और ऐसे शासक हुए जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उस दौर में भारत के अधिकांश शासक क्या थे, क्षत्रिय थे। तो ज़रूरी नहीं है कि वो पैदा के साथ ही क्या है, क्षत्रिय हो। वैसे भी वो खुद को क्षत्रिय बना के यज्ञ करके और राजा बन सकता था। सेकंड क्वेश्चन है, प्रशासन यह रूप आज की व्यवस्था के, प्रशासन का जो ये रूप है वो आज की व्यवस्था के किन मायनों में भिन्न था? तो कौन सी चीज़ें थी जिनसे अलग था, डिफरेंस था, भिन्न था? मध्यकाल में भारत में जो राजतंत्र कायम था, कि मध्यकाल तक मतलब जो है राजतंत्र रहा था। राजतंत्र में शासक वंशानुगत हुआ करते थे, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा होता था। वंशानुगत का मतलब राजा का पुत्र ही राजा होगा और फिर उसके पुत्र का पुत्र जो भी है वो राजा होगा। लेकिन आज की प्रशासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है। लेकिन अगर हम आज का देखें तो आज की प्रशासन व्यवस्था कैसी है, लोकतांत्रिक है, जिसमें क्या होता है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को ही शासन करते हैं। मतलब जनता के द्वारा ही जो चुने जाते हैं, जैसे हम चुनते हैं किसको, पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को। तो आज की जो हमारी शासन व्यवस्था है वो कैसी है, लोकतांत्रिक है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार का गठन करते हैं। जो जनता के लीड एमपी एमएलए वगैरह होते हैं वही क्या है, सरकार का गठन करते हैं। मध्यकाल में जनता किसी भी राजा का ना तो चुनाव कर सकती थी और ना ही उसे हटा सकती थी। कि मतलब जनता नहीं चूज करती थी कि आप राजा बनेंगे या क्या होगा, मतलब वो तो राजा का बेटा राजा बनता था। उस टाइम जनता का कोई रोल नहीं होता था और ना ही वो राजा को हटा सकती कि भाई तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो या सही से वर्क नहीं कर रहे हो तो तुम हट जाओ। तो ऐसा तो पॉसिबल था ही नहीं। उस टाइम में जो होता था वही राजा होता था। अपना थर्ड क्वेश्चन है, मानचित्र 1 को देखें और वे कारण बताइए जिनसे चलते शासक जो कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। कि मतलब कौन से शासक थे जो गंगा घाटी जो शासक थे वो कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे या कंट्रोल चाहते थे? तो 8वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी के पूर्वार्ध तक जो कन्नौज का राजनीतिक जो है शक्ति का केंद्र रहा था। मतलब 8वीं सेंचुरी से लेकर और 12वीं सदी के पूर्वार्ध तक जो है कन्नौज भारत की राजनीतिक शक्ति है उसका सेंट्रल रहा था, केंद्र, क्योंकि यहाँ आपके रिसोर्स बहुत सारे थे। कन्नौज उत्तर भारत के मध्य में स्थित था। उत्तर भारत का जो मध्य एरिया था उसमें स्थित था।
इसलिए गुर्जर, प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने लंबे समय तक कन्नौज के लिए क्या किया था, संघर्ष किया था। ये जो जिसे हम कहते हैं ना त्रिपक्षीय युद्ध चला था, 3 जो पक्षों में चला था, जिससे इन शासकों का कन्नौज पर नियंत्रण कायम हो चुका था। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। कि इतिहासकारों ने मतलब इस ग्रुप में या लड़ाई में 3 पक्ष शामिल थे या 3 वंश शामिल थे, इसीलिए इसको त्रिपक्षीय कहा गया था। और इसको मतलब इसकी चर्चा है जो है त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है जब भी इसका डिस्कशन होता है तब। 4th क्वेश्चन है कि प्राचीन और मध्यकाल के राजाओं के द्वारा कई तरह के दावे किए जाते थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे, मतलब ऐसे जो प्रॉमिसेस किए थे या दावे किए थे वो क्यों किए होंगे। तो कई प्रशस्तियों में शासक कई तरह के दावे करते थे। मिसाल के तौर पर सूरवीर, विजय योद्धा के रूप में, कि मतलब वो कई सारे दावे करते थे कि वो विजय सूरवीर थे, योद्धा थे, इस तरीके के प्रशस्तियों में ऐसा लिखा हुआ होता उनके बारे में। तो समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्ति में वर्णन किया था कि आंध्र, चंदब, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे। कि मतलब अपनी तारीफ में ये सब कुछ उन्होंने लिखवाया कि जब वो राजकुमार थे तभी इन लोगों ने उनके सामने हथियार डाल दिए थे, मतलब इतने ये तेजस्वी वीर योद्धा कहें। इस तरह के दावे राजा शासक अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित करने के लिए करते थे, कि खुद को मतलब ये दिखाने के लिए कि जनता उनका सम्मान करे, उनको माने, इस वजह से वो लोग ऐसा कुछ लिखवाते थे प्रशस्तियों में। 5th क्वेश्चन है आपका, मानचित्र 1 को दोबारा देखिए और विचार विमर्श कीजिए कि चौहान ने अपने इलाके पर विस्तार क्यों करना चाहते थे। कि मतलब जो चौहान थे वो अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहते थे, बढ़ाना क्यों चाहते थे, क्या रीजंस थे। तो चौहान मतलब जिन्हें बाद में चौहान कहा गया था, चौहान दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिमी और पूरब की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों ने टक्कर लेनी पड़ी थी। मतलब इन सब से उन्हें टक्कर लेनी पड़ी थी। जहां गुजरात के, तो गुजरात में कौन थे, चालुक्य थे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन थे, गढ़वाल थे, उनसे उन्होंने टक्कर ली थी। चौहान की बात हो रही है यहाँ। चौहानों ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अपने साम्राज्य का क्या करना चाहा, विस्तार करना चाहा। किस वजह से, कि अपनी उनकी पावर मजबूत हो जाए और वो प्रतिष्ठित बन जाए या उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, इस वजह से। 6ठा क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थीं? क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता है? तो महिलाओं का सभाओं में भाग लेने का प्रमाण इतिहास के किसी साक्ष्य में नहीं मिलता। जैसे हमने देखा ना, सभा का जो इलेक्शन होता था तो उसमें क्या मतलब महिलाएं भी हिस्सा लेती थी। तो इतिहास का जो कोई प्रमाण जो हमें मिले वहाँ पर ऐसा तो कुछ हमें नहीं मिलता था। चोल प्रशासन के कुछ समितियाँ थी, उसमें ही सदस्यों का चुनाव लॉटरी से किया जाता था। लॉटरी का मतलब पता है ना, जैसे डाल दिए पेपर और निकल गया, मतलब इस तरह से चिट उठाई और तब लॉटरी निकल आई, उस तरह से। बाकी सदस्यों का चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता था। कुछ समितियों के सदस्यों का चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका क्या था, सही था। ये सारे क्वेश्चन हमारे कौन से हो गए, वो जो बुक के अंदर आए थे। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम देखेंगे यहाँ पर जो बुक के पीछे आए। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है मैचिंग्स का, जोड़े बनाने हैं हमें। तो पहला है गुर्जर प्रतिहार को हम किससे मेल करेंगे। गुर्जर प्रतिहार कहाँ थे आपके, तो हम थे ये पश्चिम की तरफ, आप उत्तर पश्चिम की तरफ देखेंगे तो गुजरात और राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार आपको नजर आएंगे। जब हम राष्ट्रकूट की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रकूट कहाँ थे, दक्कन एरिया वाले में, तो आपको पश्चिमी दक्कन आप राष्ट्रकूट से देखेंगे। पाल की बात करेंगे तो बंगाल में होगा आपका, चोल आपके आगे तमिलनाडु में। चोल के बारे में तो आपको इजीली पता होगा क्योंकि पूरा हम चोल साम्राज्य के बारे में हमने डिस्कशन किया था। सेकंड क्वेश्चन है आपका,
त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 पक्ष कौन से थे और 3 पक्ष कौन कौन से थे? आंसर है गुर्जर प्रतिहार, राजपूत और पाल। तो ये तीनों ही त्रिपक्ष में आते थे। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में सभा किस समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या थी? कि अगर चोल साम्राज्य में कोई सभा का सदस्य बनता था तो उसके लिए क्या क्या शर्तें उनको फॉलो करनी पड़ती थी? तो पहली शर्त थी कि सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए था जहां से वे भू राजस्व वसूला जाता हो, मतलब टैक्स पे करते हो। दूसरी कंडीशन थी उनके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन थी उनकी उम्र 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए। चौथी कंडीशन थी उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। पांचवी शर्त थी उन्हें ईमानदार होना चाहिए। अगली आप छठी शर्त देखेंगे, छठी थी कि उन्होंने प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, कि मतलब जिस भी काम के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाए वो काम उन्हें अच्छे से आना चाहिए। अब हमारा 4th क्वेश्चन है, चहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो कन्नौज और बनारस। इन पर किनका कंट्रोल था? चौहानों का या कहें चौहान का, और आपके ये इंद्रप्रस्थ वगैरह भी थे। इंद्रप्रस्थ हो गया, प्रयागराज, इन पे भी। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, मतलब किस तरह से शक्तिशाली बने थे? तो पहले तो ये किनके उनके अधीन हुआ करते थे। राष्ट्रकूट शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक थे दंती दुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता से इनकार कर दिया और बाद में चालुक्यों को उसने हराया और अपनी जो सैनिक शक्ति में क्या है उन्होंने वृद्धि की और फिर खुद राजा बन गए। छठा क्वेश्चन है आपका, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया था? तो उन्होंने क्या किया, राजा नए राजवंशों को अपने मताहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत, मतलब जब पावर सामंत के हाथ में आ जाती थी तो वे अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे कि भाई अब हम पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है। फिर कभी कभी क्या होता था, उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम रखने के लिए सैन्य कौशल को क्या है इस्तेमाल किया था। 7 क्वेश्चन है, तमिल क्षेत्र में किस प्रकार की सिंचाई की व्यवस्था का विकास हुआ था? तो पहला पॉइंट है हमारे, प्राकृतिक झीलों में सिंचाई की व्यवस्था की गई थी कि कुछ झीलें नेचुरल थी, वहां से अरेंजमेंट किया जाता था। उसके बाद अनेक नहरों का निर्माण भी किया गया था या निर्मित भी किया गया था। कई तालाब और हौजों का भी निर्मित किया गया था। अनेक जो क्षेत्र थे वहां पर क्या है कुएं भी खुदवाए गए थे कि जहाँ जहाँ ये नहर वगैरह नहीं थी वहाँ कुएं भी खुलवाए थे। चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी, कि मतलब क्या क्या एक्टिविटी मंदिरों के आसपास होती थी? तो पहला था कि चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के क्या थे, केंद्र थे या केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी क्या है संपन्न हो गए थे। मंदिरों के लिए काम करने वालों में पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नृत्यक इत्यादि प्रमुख थे कि मतलब ये मंदिर के लिए काम करते थे या मंदिरों के आसपास जो है काम करते थे। 5th पॉइंट है आपका, मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का केंद्र नहीं था बल्कि यहाँ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन भी थे या इनके भी केंद्र ये थे कि मतलब ये सिर्फ नहीं है कि यहाँ पर लोग प्रार्थना करने आते थे आराधना, बल्कि यहाँ इकोनॉमिकली, सोशली मतलब ये सारी एक्टिविटियाँ भी होती थी। 9th क्वेश्चन है, मानचित्र को दोबारा देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं इसमें कौन सी पुरानी राजशाही राज्य थे। अब ये तो भाई आप ही कर पाओगे कि यहाँ अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो इंद्रप्रस्थ नामक स्थापित था या दिल्ली में तो ये है। बाकी अगर कोई आउट ऑफ दिल्ली है तो वो अपने हिसाब से अपने आसपास देख लें कि कौन सा राजशाही शासक यहाँ पर रहते थे।
तो ये आपके कुछ प्रांत दे रखे हैं, कुछ स्टेट दे रखे हैं, और उसमें ये दिखा रखा है कि कौन कौन से राजवंश थे। जैसे आपके गुर्जर प्रतिहार थे तो कहाँ थे, आपके गुजरात में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी आते हैं। पाल आपके बंगाल और बिहार में आ गए। उत्कल आपके उड़ीसा में हो गए। पूर्वी चालुक्य आपके कहाँ हो गए, आंध्र प्रदेश में हो गए। तो ये सारे आपको राजवंश दिखा रखे हैं कि कौन कौन से राजवंश कहाँ कहाँ पर थे। पूर्वी चालुक्य की बात कर रहे हैं तो आंध्र प्रदेश में आ गए आपके। राष्ट्रकूट आपके आ गए महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में। चोल आपको पता ही है तमिलनाडु। चेर आपको पता ही है केरल, और पांड्य आपके दक्षिण तमिलनाडु। तो ये सारे जो राजवंश है यहाँ आपके थे। अगला क्वेश्चन है, जिस तरह के पंचायती चुनाव आज आप देखते हैं उनमें उत्तरा मेरूर के चुनाव किस प्रकार से अलग थे। तो एक तरफ हम आज के पंचायत के चुनाव देखेंगे और दूसरी तरफ उत्तरा मेरूर के चुनाव। तो जो पंचायत के चुनाव होते हैं आज के टाइम में वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का चुनाव होता है कि सभी को वोट डालने का अधिकार है। 18 उसकी एज होनी चाहिए, 18 साल, और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन पहले क्या था, लॉटरी पद्धति द्वारा विभिन्न समितियों के सदस्यों के चुनाव कराए जाते थे। लॉटरी मतलब डाली जाती थी एक उसमें मटके में, और उसमें भी आपने कंडीशन देख ली थी कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए तब जाके। अगला है, मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार को मत देना चाहता था कि जो भी उसकी पसंद होती थी वो उसको मत दे सकता है। लेकिन चुनाव से पूर्ण यहाँ प्रत्याशियों के उनके भाग्य पर डिपेंड करता है। भाई लॉटरी है तो लॉटरी तो भाग्य पर डिपेंड करेगी। अब उसमें दूसरा क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, आप इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिरों को अपने आसपास किसी मौजूदा मंदिर की तुलना करें कि जो इस अध्याय में आपने चैप्टर में जो मंदिर देखे अपने आसपास के मंदिर से उनको कंपैरिजन करें और उनकी समानताएं और अंतर बताएं कि क्या डिफरेंस है। असमानताएं, इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिर की द्रविड़ जो शैली है उसके स्थापत्य कला द्वारा निर्मित किया गया है। लेकिन वर्तमान के अधिकांश मंदिर कौन सी शैली पर बेस्ड होते हैं, बेसर स्थापत्य कला शैली पर निर्मित किए गए हैं। बेसर शैली में द्रविड़ और नागर शैली का क्या है, सम्मिश्रण होता है, मतलब मिक्सचर होता है, उसको हम बेसर शैली कहा जाते हैं कि किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है इसमें, द्रविड़ और नागर। समानताएं थी इन दोनों मंदिरों में। समानता यह है कि इन दोनों मंदिरों में गर्भगृह में ही क्या है, मूर्ति स्थापित की गई। कि मंदिरों में जो कॉमन चीज मिलती है वो क्या होती है कि सेंटर में या कहीं गर्भगृह में ही मूर्ति स्थापित की जाती है। ऐसा नहीं कि साइड में कहीं कोने में ऐसे स्थापित कर दी जाए। 12वां क्वेश्चन है, आज के समय में वसूलने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करें और क्या ये नगद के रूप में है या वस्तुओं के रूप में या श्रम सेवाओं के रूप में। कि पहले हमने देखा था ना कि कुछ जो टैक्सेस कैसे पे किए जाते थे, श्रम के रूप में, मतलब उनको काम कर देते थे। तो आज से हमको आज के टाइम से इन्हें कंपैरिजन करना है। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के रूप में कर वसूल किए जाते हैं। जैसे प्रत्यक्ष कर के रूप में आप कौन कौन से आय कर देते हो, जैसे आयकर, इनकम टैक्स जिसे कहते हैं, संपत्ति कर, और आपका उत्तराधिकारी कर या मृत्यु आदि। अप्रत्यक्ष कर के रूप में उत्पादन शुल्क हो गया, बिक्री हो गया इत्यादि। ये पहले के दे रखे हैं। वर्तमान समय में सभी प्रकार जो कर हैं वो नगद या चेक के द्वारा जमा कराए जाते हैं। किसी भी एक कर का भुगतान वस्तुओं के रूप में अथवा श्रम सेवाओं के रूप में शामिल नहीं है। कि मतलब सबका नगद दिया जाता है, या तो भाई आप चेक दो या फिर आप पैसे पे करो, फोन पे करो, कुछ और करो। आज तो नए नए तरीके आ गए, तो जो भी तरीका आपको पसंद है वो आप उस हिसाब से पे कर सकते हो टैक्स। तो ये हो गए हमारे 7th क्लास के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। अब हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।